गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आपका एक बार दोबारा हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जिसमें हमें ब्लड के बारे में जानना चाहिए और ब्लड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो बहुत बार मैंने बताया ब्लड एंड बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है ब्लड। ब्लड का नेचर फ्लूइड होता है, कलर रेड होता है। रेड कलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 6 to 7 लीटर पाया जाता है। हमारी किताब के अंदर 6 लीटर लिखा हुआ है, एक दूसरी किताब के अंदर 7 लीटर लिखा हुआ है। रेंज में 6 to 7 लीटर ब्लड एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है। ब्लड की जो पीएच होती है वो एल्केलाइन होती है, 7.4 होती है बेटा। जब हम ब्लड की बात करते हैं पीएच का जब मतलब होता है बेटा वो होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब हम पीएच की बात करते हैं तो बेटा 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, और इससे ऊपर जब जाती है वो तो इसके नेचर को एल्केलाइन बोलते हैं, और इधर यदि कम होती जाती है तो उस नेचर को एसिडिक बोलते हैं। जब हमारी बात आती है कि जो ब्लड की पीएच 7.4 होती है, इसका मतलब ये ब्लड एल्केलाइन है नेचर के अंदर। उसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कई लोग नर्सिंग एंट्रेंस के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं ब्लड के। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, फ्लूइड इन नेचर होता है। 6 लीटर हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 होती है। जब हम ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड क्या काम करता है, तो ब्लड के फंक्शंस की जब बात आती है तो बेटा ब्लड हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? ब्लड। यदि इस्चीमिया होता है, इस्चीमिया मींस लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम होती है तो टिश्यूज को ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है। तो नॉर्मली यदि किसी को सीवियर एनीमिया हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको दम घुटने की या उसको डिस्निक प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हमारा ब्लड न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। आपके उंगली में, फिंगर में, पैर में कहीं घाव हो गया, उस घाव पे, उस इंजरी पे प्रोटीन की जरूरत है, तो ब्लड ही तो वहां पर प्रोटीन, उस डिमांड के अनुरूप प्रोटीन पहुंचाता है, जो कि प्रोटीन हमारे टिश्यूज को हील होने के लिए हेल्पफुल है। समझ में आई? उसके बाद ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन करता है। आपने देखा होगा हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन मींस हम जब किडनी की बात करते हैं, जब किडनी के अंदर जब हमारा नेफ्रॉन आता है और नेफ्रॉन की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल जो होता है, उस बोमेन कैप्सूल के ऊपर जो हमारा ये जो बोमेन कैप्सूल है, इस बोमेन कैप्सूल के ऊपर जो ये ग्लोमेरुलस में ये एफरेंट आ रही है और एफरेंट जा रही है। तो यहां पर ये ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन होने में जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ब्लड। ब्लड इज आल्सो हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये समझ में आया? नेक्स्ट जो आता है, ब्लड कैरीज द हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू अवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सीक्रेशन कहां छोड़ती है? उस सीक्रेशंस को लेके कौन जाता है? ब्लड। एक मां बच्चे को दूध पिलाती है, उसके जो हार्मोन्स के लेवल को कौन फॉलो करता है? ब्लड। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हार्मोनल लेवल को कौन मेंटेन करता है? ब्लड। कैरीज कौन करता है हार्मोन्स को? ब्लड। तो हमारे ब्लड का पहला काम तो हो गया ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम हमारे ब्लड का एक्सक्रीशन करना। बेटा शब्दों में याद करना है बस। पहला O2 एक्सचेंज, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, और थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आपके दिमाग में अपने आप याद आ जाएगा क्या क्या कर रहा है। ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द अदर। आपने पानी पिया 1 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर,
250 ग्राम आपके स्टोमक में पानी गया, वो पानी वहां से एब्जॉर्ब होकर आपके बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये काम कौन करता है? ब्लड। इट कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड व्हाइट ब्लड सेल्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स WBC आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। आपके एंटीबॉडीज आपके ब्लड में पाए जाते हैं, जो कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजेंस आपके शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तो उसे कौन रोकता है? ब्लड। आपका ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्पफुल है। हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कहां पाए जाते हैं? ब्लड के अंदर। यदि कहीं हेमरेज, कहीं इंजुरी हो जाती है और ब्लड यदि बहना स्टार्ट हो जाता है, तो ब्लड के अंदर वो क्लोटिंग फैक्टर होता है जो कि ब्लड को बहने से रोकता है। तो दोस्तों, बिना किताब के आप यदि सोचोगे कि ब्लड का क्या काम होता है, तो ब्लड का पहला काम तो होता है भैया ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दूसरा काम होता है एक्सक्रीशन करना। तीसरा काम होता है नरिशमेंट देना, बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करना, वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। एंटीबॉडीज और ब्लड सेल्स हमारे बॉडी को रोकती है, प्रोटेक्ट करती है बाहर के इंफेक्शन से। क्लोटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं जो हेमरेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारे फंक्शंस ऑफ ब्लड है, जो एक 12th क्लास के पास स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि आपका ब्लड क्या काम आता है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की जब हम बात करते हैं, ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड की जब हम बात करते बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके और इसके अंदर ब्लड डाल दिया। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर यहां पर तो नीचे जो है वो सेल्स जमा हो जाती है और ऊपर जो एक फ्लूइड जमा होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। अब कहने का मतलब यह है बेटा कि ब्लड कंटेन्स फ्लूइड दैट इज नोन एज प्लाज्मा एंड सेल्यूलर कंटेंट दैट इज डिपॉजिटेड इन डाउन इन द टेस्ट ट्यूब। समझ में आ रहा है? yes, sir. अब जब प्लाज्मा की बात करते हैं हम कि भैया प्लाज्मा के अंदर क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर 91% तो क्या होता है भैया? पानी। ये याद कर लेना बेटा। ब्लड बहुत इजी चैप्टर है, ब्लड आपको इस क्लास के अंदर याद हो जाना चाहिए। ब्लड 91% वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं हम। प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। और अदर सब्सटेंसेस लिख दो आगे। अदर्स के अंदर बेटा ग्लूकोज, क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl को, क्या बोलते हैं? Na मीन्स सोडियम, Cl मीन्स क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों, ये आपको एक चीज तैयार हुई कि हमारे ब्लड के अंदर दो कंटेंट होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा के अंदर हमने डिस्कशन किया, तो प्लाज्मा के अंदर 91% वाटर पाया जाता है। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं। अदर्स के अंदर ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। अब एक वर्ड जो हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है बेटा, कि एक सीरम, एक शब्द आता है सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम भी फ्लूइड होता है। प्लाज्मा को ही सीरम बोलते हैं, कई किताबों में लिखा हुआ है। कंफ्यूजन भी होता है कई बच्चों के अंदर के, सर प्लाज्मा को ही सीरम बोलते हैं। हाँ, प्लाज्मा ही सीरम है, लेकिन उस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? सीरम कब बनता है? सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। अरे भैया, ये कोई मैथ का फार्मूला नहीं है मेरे बच्चों। ये फार्मूला कई बार तुमसे यदि ये पूछ ले व्हाट इज सीरम, तो तुम बता सको कि सीरम मींस यदि आप प्लाज्मा से
फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं तो वो सीरम कहलाता है। तो समझ में आया ये चीज, ये क्लियर हुई। अब इसके बाद में हम डिस्कशन करते प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। अब देखो ये 91% तो हमारा वाटर ही पाया जा रहा है। ये जो प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन, ये 7 to 8% होती है। ये रब कर दूं मैं बेटा, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर 7 to 8% पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले जो डिस्कशन करते, वो डिस्कशन करते एल्ब्यूमिन के बारे में। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन वेरी हाई कंसंट्रेशन, इन तीनों के अंदर एल्ब्यूमिन ज्यादा पाई जाती है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को मेंटेन करती है, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? फ्लूइड का एक्सचेंज होना। ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी के अंदर मेंटेन होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन। और ये सिंथेसाइज्ड कहां होता है? लीवर के अंदर, सिंथेसाइज्ड इन लीवर। ये हमारे लीवर के अंदर सिंथेसाइज्ड हो जाता है। समझ में? दूसरा जो हमारा वर्ड आता है वो आता है ग्लोब्यूलिन। ये जब ग्लोब्यूलिन की जब बात आती है हमारे, ये 3 टाइप्स का होता है। एक तो बोलते भैया एल्फा, एक बोलते बीटा, एक बोलते गामा। तो ये बेटा 3 तरीके का ग्लोब्यूलिन होता है, एल्फा बीटा गामा। इट प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोइड टिश्यू, जो कि लिम्फोइड टिश्यू के अंदर पैदा होता है। मैंने आपको बताया लिम्फोइड टिश्यू कहां पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्कशन किया था ना। लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा होता है? थाइमस ग्लैंड और स्प्लीन। बेटा ये याद रखना, आप यदि ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, मैं आपको रियलिटी में मैं गारंटी दे रहा हूं, डीएसएसबी दिल्ली सरकार की मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं कि यदि तुम 3 साल मैंने यदि क्लास ले ली, तुम्हारा लक जोर मारा, और मैंने यदि 3 साल रेगुलर क्लास ले ली और रेगुलर मैंने कंटेंट पढ़ाया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी डीएसएसबी से, यदि तुमने सीरियसली पढ़ाई कर ली तो। यहां पे तुम्हें ये रीजनिंग 2 महीने भी यदि कर ली तो तुम डीएसएसबी 100% फाइट कर जाओगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि यू आर रेगुलर और नॉट। तुम्हें करना है कि नहीं, तुम्हें जीना है कि नहीं, तुम्हें पाना है कि नहीं। इच्छा अंदर से होगी जब भी तो मिलेगा। तो एल्फा बीटा गामा ये लिम्फोइड टिश्यू होते, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर डिस्कशन किया। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड इम्यून सब्सटेंस। हमारी जो ग्लोब्यूलिन है बेटा, ये क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। समझ में आए बेटी? ये शॉर्ट इनके फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ये आपके माइंड में क्रीमी लेयर की तरह, क्रीम की तरह जमा हो जाना चाहिए। हाय हाय क्या बात है। यदि ये कंटेंट भी तुम लिख लोगे ना कॉपी के अंदर, और जब तुम आज के 5 साल बाद देखोगे, जब तुम्हें नर्सिंग का, जब तुम इस कॉपी को प्यार करोगे उठा के, क्या बढ़िया लिखा है यार उस कॉपी को भी। जैसे मैं कभी मेरे जमाने की कॉपियां उठाता हूं ना, सन 2001 की किताब उठाई मैंने, मेरी कॉपी उठाई, अब मैं पढ़ रहा हूं साइकोलॉजी। इस किताब में भाटी एंड क्रेग मैंने किताब ली, साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं, ऊबड़ खाबड़ दिमाग में मचा पड़ा है, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ रहा है। लेकिन हमें मिल गई हमारे पुराने जमाने की किताब, उसमें लिखा हुआ ऐसा हलवा, ओए होए कितना मन खुश होता है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे किसी पर्सन को 20 साल बाद उसकी प्रेमिका मिल जाए और उसकी शादी नहीं हुई हो, तो कितना मन खुश होगा। और एक भक्त को उसको हरि मिल जाए, एक भक्त को उसका भगवान मिल जाए तपस्या के बाद, तो कितनी खुशी होती। तो ऐसे ही एक छात्र को, स्टूडेंट को खुशी होती। अब तुम लोग तो देखो मजाक समझ रहे हो। एक स्टूडेंट जो रियलिटी में यदि किसी को कंटेंट मिल जाता है ना ढंग से, जैसे यदि मेरे को कोई टॉपिक पढ़ाना और मुझे कोई शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट मिल गया, बड़ी मन में खुशी होती है। पर वो तुम्हें अभी खुशी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो तुम्हें मास्टर जी हलवा परोस रहे, खा लो, चम्मच ले लो, चम्मच से दे रहे। तो ग्लोब्यूलिन, एल्फा बीटा गामा, लिम्फोइड टिश्यू जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब आता है फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन का तो सोनाली ने खुद ने मुझे बताया था कि सर ये तो ब्लड क्लोटिंग के लिए काम में आती है। फाइब्रिनोजन किस काम में आती है? ब्लड क्लोटिंग के लिए।
और सिंथेसाइज्ड कहां होती है? लीवर के अंदर। तो मैंने बोला भाई ये तो सोनाली को भी पता है। तो हमने, बेटा साइलेंटली सुन लो यार, हमने इस प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन किया और प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ा। 7 to 8% पाई जाती है। अब भैया कई बार कोई शॉर्ट नोट्स पूछ ले प्लाज्मा के बारे में, पहली बात तो नहीं पूछता, लेकिन कोई पूछ ले तो तुम्हें पता ही इतनी रामायण लिखनी है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, तो देखो बेटा 3 फंक्शन तो इसके यही हो गए। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना एल्ब्यूमिन का काम है, लिम्फोइड टिश्यू से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराना ग्लोब्यूलिन का काम है, और ब्लड क्लोटिंग करवाना फाइब्रिनोजन का काम है। तो 3 फंक्शन तो ये हो गए। और फिर भैया ये ब्लड में पाया जाता है तो ये भी ट्रांसपोर्ट करेगा। अरे यदि ट्रक के बारे में पढ़ना है तो मैं पूछूं ट्रक क्या काम करता है, तो खुशी ने बोली ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और मैंने बोला ट्रक के पहिए क्या करते हैं, तो वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही यदि ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जा रहा है तो ये प्लाज्मा भी तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। किस किस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? अरे ऑक्सीजन का भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, एंटीबॉडीज का भी करेगा। ठीक है बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा। जैसे मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, बोला सर जी इसको ब्लड चढ़ा दो। मैंने बोला कितना चढ़ा दो? बोला जी 4 यूनिट। तो उड़ गए। चढ़ाने को क्या मुझे आता नहीं है क्या? चढ़ा सकते, हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप भी, आप चढ़ा सकते। लेकिन एक मेडिकल सुपरविजन, एक वाइटल साइंस मॉनिटर, कंडीशन, पेशेंट के हार्ट का लोड, पेशेंट का कार्डियक स्टेटस, किस बीमारी के साथ वो जूझ रहा है, उसका आउटपुट कितना है, उसके वाइटल्स कितने चल रहे, कितना वो लोड ले पाएगा। एक संगी तुमने आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया, धड़क धड़ उसके ब्लड चढ़ा जा रहा है, हर्ट कर रहा है, वो भाई ये तो बाढ़ आ गई। अरे जाना तो डायरेक्ट ब्लड तुम्हारी वेन में डायरेक्ट चल रहा है तो कार्डियक लोड नहीं बढ़ेगा। कोई छोटा मोटा दिल का कमजोर हुआ तो पता पड़े भाई साहब निकल लिए। किसने निकाले? इन्होंने चढ़ाया, डॉक्टर साहब ने। चलो जी आ जाओ अंदर। तो होता क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग पहले ओल्ड एज के लोग रहते थे, वो कहते थे अरे आईवी फ्लूइड लगा दो। जब आप नॉर्मल पानी पी रहे हो तो आईवी फ्लूइड की जरूरत क्या, वो भी तो वही पहुंच रहा है। अरे भाई यदि तुम डायरिया के अंदर वो पीते हैं ना ओआरएस के, आप यदि एक पैकेट पी रहे हो तो एक आईवी आरएल की जरूरत क्या भाई? आपने पी तो लिया। ये तो बाद में आईवी फ्लूइड दिया जाता है, ये बॉडी से डायरेक्ट आप ओरली नहीं ले पा रहे तो आईवी इन्फ्यूजन दे दो। समझ में आया बहन जी? तो जब ब्लड में बात करते, ये हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। फाइब्रिनोजन क्लोटिंग के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोब्यूलिन जो प्लाज्मा वो एंटीबॉडीज के लिए जरूरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं और दे प्रोवाइड विस्कोसिटी टू ब्लड विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। ये प्लाज्मा हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। कई जगह क्लोटिंग को भी रोकती है, खून को पतला करती है। खून गाढ़ा हो गया, क्लोटिंग हो गई, थक्का जम गया। थक्का जमने से क्या होता है? अब मैं तुम्हें कार्डियक डिजीज पे लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को तो कार्डियक डिजीज याद है। मैं जाऊंगा तो आधा घंटा उधर जाएगा, आपका यूज कुछ नहीं निकलेगा। बेटा हमारे शरीर में हार्ट अटैक कैसे आता है? यदि हमारे शरीर में जो खून बह रहा है उस खून की जो क्वांटिटी ज्यादा गाढ़ी हो गई तो वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल फैट के कारण क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती है। क्लॉट मींस थक्का जम गया। थक्का जमने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। कम होने से हार्ट के अंदर वो थक्का जब आ जाएगा तो पर्टिकुलर एरिया को या हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होते ही अटैक आता है जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, आगे की कंडीशन में कार्डियक फेलियर होते ही होते हैं। ये किसके कारण होते हैं? थ्रोम्बस के कारण, क्लोटिंग के कारण। सर्दियों में ज्यादा होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, खून ठंडा होता है। अब गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होगा, छोटा मोटा क्लॉट होगा, वो भी घुल जाएगा। समझ में आया? अब जब हम बात करते हैं तो बेटा हमने डिस्कशन कर लिया बहन जी प्लाज्मा के बारे में। अब हम डिस्कशन करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में।
अब जब हम ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो खुशी ने मेरे को बोला कि सर ब्लड सेल्स हमारी 3 तरीके की होती है। पहली तो होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, एलईटीएस। पहला तो लिख दो ये, दूसरा लिख दो ये, तीसरा लिख दो ये। डब्ल्यूबीसी को इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। कई बच्चे नर्सिंग कंप्लीट कर जाते हैं और ये नहीं पता होता कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और इसको दूसरे शब्दों में इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चंस याद कर लेना भाइयों। और नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये शब्द आपके माइंड में क्लियर हुए भैया कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, ये याद हो जाएगा। यहां पता है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है वो इसको पढ़ लो, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं भैया आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या चीज है। तो ये तो हमने कर दिया भैया रब मींस ये मिटा दिया। मिटाने के बाद जब हम आरबीसी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आरबीसी हमारी सर्कुलर कॉनकेव तरीके से, बाई कॉनकेव, 2 कोने जिसके निकले होते और डिस्क शेप मींस हमारी आरबीसी दे आर सर्कुलर, बाइकॉनकेव और डिस्क शेप्ड सेल्स होती है। मींस कभी सभी ऐसी हो जाती, कभी ऐसी हो जाती, कभी ऐसी हो जाती। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नो न्यूक्लियस मेरे भैया। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी के पास एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि इसे कलर प्रोवाइड करता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, HEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो बेटा 120 डेज होता है। एक आरबीसी 120 दिन जिंदा होती है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा बहुत बार, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन, आरबीसी की जो काउंट होती है वो 4.525 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है, पर क्यूबिक एमएम। अब देखो तुम, मैं आरबीसी पढ़ा रहा हूं, कितने क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए पर क्यूबिक एमएम। मैं इनको सेपरेट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये दिमाग में ऐसे सेट हो जाने चाहिए जैसे अमिताभ बच्चन उस फिल्म का हीरो, वो दिमाग में सेट हो जाता है। शोलिनी आजकल तो और भी आ गई है, 12वीं पास देखो तो वो भी तो सही है, उसका दोस्त तो सही बोल रहा है, नहीं पढ़ेगा तो लड़की छोड़ जाएगी, नहीं छोड़ जाएगी। सबको ऑडी वाला चाहिए, गरीब का कोई साथी नहीं होता। शादी भी नहीं होगी आजाद की नहीं पड़ा तो, बनाता रहेगा बॉडी। आरबीसी और साहिल यदि पड़ गया तो इससे पहले इसकी शादी हो जाएगी। हमारी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अरे भाई 120 डेज का इसका लाइफ स्पान होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये भाई ये रेंज याद कर लेना, 4.525 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसी होती है। आरबीसी का एक काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। आरबीसी हमारी बोन मैरो से सिंथेसाइज होती है, फॉर्मेशन होती है, फाउंड एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन। हमारी लॉन्ग बोन कौन सी होती है बहन जी? फीमर, टिबिया, पिबुला, ये रेडियस अल्नस, ये ह्यूमरस, ये लॉन्ग बोन होती है। फ्लैट बोन ये स्टर्नम। सामने करेश तुम्हारे भी है, तुम मेरी देख रहे हो, तुम्हारे भी है। ये फ्लैट जो स्ट्रक्चर में फ्लैट होती है, और लॉन्ग बोन ये समझ में की, इनके अंदर बोन मैरो होती है, वहां से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है।
ये दोबारा तुम्हारे दिमाग में ऐसे सेट हो जाना चाहिए जैसे मेरे पापा का नाम ये है, वो सेट है ना, चेंज नहीं हो सकता। एवरीवन, मैं इसके लिए सबसे बोल रहा हूं, सेट है, चेंज नहीं हो सकता ना, ऐसे ये सेट हो जाना चाहिए। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है, ये हमने तुम्हें शेप बता दी। नेक्स्ट आता है रोलेक्स फॉर्मेशन इज द टेंडेंसी ऑफ आरबीसी टू स्टिक टू वन अनदर लाइक ए पाइल ऑफ कॉर्न। रोलेक्स फॉर्मेशन, हो रहे भाई, ये तो रोलेक्स की वॉच आती ना, ROUL EAUX, रोलेक्स फॉर्मेशन। ये क्या होता है भैया? ये फॉर्मेशन ये होता है कि एक के साथ में एक 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 करके ये आरबीसी ऐसे चिपकी होती है जैसे पाइल ऑफ कॉइन, सिक्कों का एक गट्ठा सा। इसको बोलते हैं रॉयल ऑफ कॉइन। एक आरबीसी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, रॉयल ऑफ कॉइन। दिस occurs ड्यू टू द डिस्कॉइड शेप ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी की जो शेप है वो डिस्कॉइड होती है, मींस लचीली होती है। पॉलीसाइदीमिया, अब देखो बेटा एक वर्ड आता है साहिल खान, पॉलीसाइदीमिया, POLYCYTHE। पॉलीसाइदीमिया का मतलब होता है, POLI कर लो, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइदीमिया। अरे क्या मजा आ गया यार। प्रोडक्शन मींस इंक्रीज नंबर ऑफ, बेटा नंबर, प्रोडक्शन नहीं, इसको नंबर बोलो बेटी, नंबर में वर्ड का चेंज हो जाएगा क्योंकि वर्ड कभी बार कंफ्यूजन। इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइदीमिया। हमारे शरीर के अंदर यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है प्राची, तो उसको पॉलीसाइदीमिया बोलते हैं। और यदि आरबीसी और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी या संख्या कम हो जाती है, उसको एनीमिया बोलते हैं। समझ में आ गया बहन जी? एनीमिया, ये आया समझ में? ये रब करूं मैं भाई, ये रब कर दिया हमने, रब मीन्स मिटा दिया। इस मिटाने के बाद में बिने भैया तुम्हें तो मैदान जंग में उतरना है, जल्दी उतरना है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR, is the rate at which RBC sink to the bottom when placed in a vertebral column after adding an anticoagulant. Normal values of ESR means, कहने का मतलब ये बेटा, यदि हम किसी के अंदर आरबीसी को लेंगे और उसके अंदर यदि इज द रेट विच आरबीसी सिंक टू द बॉटम, यदि देखो मैं बताऊं, ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसका कहने का मतलब ये कि यदि हम किसी ब्लड के अंदर कोई हमारा एंटीकोगुलेंट डाल देंगे तो ये इरिथ्रोसाइट बॉटम के अंदर कितनी जल्दी बैठती है, उसको बोलते हैं ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट मीन सेटल्ड होती है नीचे। तो नॉर्मली 3 to 5 mm पर आवर इन मेल होता है, 3 to 5 mm पर आवर इन मेल ESR की रेट होती है, और 4 to 7 mm पर आवर इन फीमेल। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये याद रखना, ये वैल्यूज आपको बताएंगी कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। आपसे पड़ोस की भाभी जी ने पूछा, तुम्हारे भैया का HB लेवल 6 आ गया है, क्या करना है? तुम क्या कहोगे? डाइट बढ़ा दो। डाइट में आप ये कहोगे, भाभी जी आयरन रिच डाइट बढ़ाओ। आपसे बोलेंगे कैसे भैया जी कमाते 300 रुपए पर डे, आप कहोगे कि आप जैगरी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, चने खिलाओ, घोड़े वाले चने जो आते हैं वो खिलाओ, उनमें होता है, पालक खिलाओ, हरी सब्जियां खिलाओ, अनार का जूस पिलाओ। तुम ये मत बोल देना कि भैया 6,000 रुपए किलो की बादाम ले आओ, उनमें ज्यादा आयरन रहता है। अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन एंड स्टेटस वी हैव टू एक्सप्लेन इट। तो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल वी शुड नो what is the status and normally precautions we should know that we can advise to the population as a health education in our community। समझ में आया? ऐसा नहीं कि तुमसे पूछे कि 6 HB आ गया क्या करना है, तुम करो हे, तुम करो हे,
और वो पड़ोस वाली अम्माइयों कह रही अरे बेटा तू कुछ मत करे, गुड़ खवा दे तेरे आदमी को, तो तुम्हारी इज्जत खराब हो गई ना। तो ऐसे इज्जत खराब नहीं करवानी, आपको पढ़ना है, पढ़ोगे जब ही याद रहेगा, वरना इज्जत खराब हो जाएगी। चल रहा है अभी। तो ESR 3 to 5 mm per hour इन मेल्स एंड 4 to 7 mm per hour इन फीमेल्स होता है बेटा। अब जो हम बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस, देखो बेटा टर्म्स का याद रखना। पोइसिस, भाई खतरनाक शब्द आया है। हाँ, अब पोइसिस मींस, और आदमी तो क्या सोचा कोई खतरनाक टर्म आ गई है भाई, कुछ नहीं है भाई। देखो इरिथ्रो तो ये पहले चल ही आ रहा है, इसके संग में पोइसिस लगा दिया। अब हमारा रॉबिन तो सोच रहा है कोई खतरनाक टर्म है गुरुजी, इसको आधा घंटे समझाएंगे। अरे कुछ खतरनाक नहीं है, पोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। अरे मेरे भाई मेरी सुन ले यार, तू प्रोफेसर है क्या? जिसके साथ में पोइसिस लग जाए उसी का प्रोडक्शन। इरिथ्रोपोइसिस मींस इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन, इरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी का प्रोडक्शन। तो वही प्रोडक्शन कहां से होता है? रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो कहां की? लॉन्ग बोन की और फ्लैट बोन की। इट इज द प्रोसेस बाय विच आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द फीटस, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द लीवर। ये याद रखना, बच्चा मां के पेट में होता है तो आरबीसीज इज द फॉर्म्ड इन द लीवर, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो। बच्चे के अंदर आरबीसी लीवर, स्प्लीन और रेड बोन मैरो से फॉर्म होती है करेश भैया। और आफ्टर बर्थ दे आर फॉर्म ओनली इन द रेड बोन मैरो ऑफ स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रा। अब जब मेरी बात सुनाओ बेटा, मैं बताऊं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक शब्द सुना होगा, सलमान खान ने बोन मैरो दे दी उसको। मींस हमारे बोन जो लॉन्ग बोन है उसके बीच में एक नीडल से इंसर्ट करते हुए रेड बोन मैरो तो पहुंचाई, वहां से उसका फ्लूइड लिया और दूसरे कैंसरस पेशेंट को दे दी। तो मींस वो जो कैंसर का पेशेंट जिसको ल्यूकेमिया हो गया था, ब्लड कैंसर हो गया था, जिसके आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसमें हेल्दी बोन मैरो जाएगी तो आरबीसीज का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब जब हम इरिथ्रोपोइसिस की बात करते हैं तो इरिथ्रोपोइसिस के अंदर सबसे पहले ही जो स्टेज आती है कि आरबीसीज का डेवलपमेंट कैसा होता है, इसकी जब स्टेजेस की जब हम बात करते बेटा, तो पहली जो स्टेजेस आती है उसको बोलते बेटा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। और जो दूसरी जो स्टेज आती है बेटा वो होता है नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। और जो तीसरी जो स्टेज आती है उसको बोलते बेटा रेटिकुलोसाइट, और चौथी स्टेज में जाके बन जाता है इरिथ्रोसाइट। चौथी स्टेज में जाके बन जाता है भैया इरिथ्रोसाइट। मैं तुम्हें बहुत मन से पढ़ा रहा हूं, पर तुम पढ़ो जब है, ठीक है। रेटिकुलो सी/टी कर दो, सी/टी। बेटा ये हमारे आरबीसीज के प्रोडक्शन की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होती है, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है। इट इज ए लार्ज सेल हैविंग ए न्यूक्लियस, इसके अंदर एक सेल होती है बड़ी जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे हीमोग्लोबिन आना स्टार्ट होता है। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में क्या हो गया? इरिथ्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। आपको पता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वहां न्यूक्लियस पाया जाता है और हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये लेटर स्टेज में हीमोग्लोबिन का आना स्टार्ट होता है। अब आता है सेकंड स्टेज में नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट सेकंड स्टेज है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस यहां था वो डिजनरेट हो जाता है, डिजनरेट होना स्टार्ट हो गया। हीमोग्लोबिन यहां तो भैया HB थोड़ा सा वो था, यहां HB 100% प्रेजेंट हो जाता है। और यहां भैया न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब जो नेक्स्ट आती है रेटिकुलोसाइट, ये हमारी नॉर्मोब्लास्ट से डेवलप होती है। आपको पता है न्यूक्लियस तो डिजनरेट हो गया, न्यूक्लियस जाएगा तो सेल की साइज छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन और रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म, और हीमोग्लोबिन उसके अंदर मौजूद होगा। और हमारी जो ये आरबीसी है उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम मौजूद हो जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारी लास्ट स्टेज होती है एरिथ्रोसाइट, इस एरिथ्रोसाइट के अंदर फुली डेवलप्ड हो जाती है आरबीसी। इसके अंदर रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, ओनली एडिक्वेट हीमोग्लोबिन होता है। ये समझ में आए बेटा? रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना है एक शब्द हमारे सेल की स्ट्रक्चर में, वो रेटिकुलम हमारे रेटिकुलोसाइट में जब स्टेज में ये आरबीसी होती है तो मौजूद होता है, लेकिन जब हमारी आरबीसी फॉर्म हो जाती है तो आरबीसी के पास रेटिकुलम मौजूद नहीं होता, ओनली हीमोग्लोबिन पिगमेंटेशन के साथ आरबीसी अपीयर होती है जो कि मैच्योर हो जाती है। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड और विटामिन B12 होना जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की टैबलेट क्यों देते हैं? फोलिक एसिड, हाँ, फोलिक एसिड की जो टैबलेट देते हैं वो हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए देते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड हमारे आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। विटामिन B12 मल्टी विटामिन क्यों देते हैं? ये हमारे आयरन को, ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 हमारे हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन या आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। एक शब्द अभी याद आ जाएगा मेरे को, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो जाता है बच्चों को, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आगे कौन सा डिजीज होता है, अभी नहीं आ रहा नाम, याद मैं बता दूंगा। तो ये हमारी स्टेजेज हैं इरिथ्रोसाइट्स की, ये आपको याद हुई। अब हम डिस्कशन करते बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर। देखो एक स्टेप टू स्टेप चल रहे, तो मजा आ रहा है ना आपको, और हमें भी अच्छा लग रहा। अब जब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं भैया, HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन जिसको H भी बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन का पिगमेंट होता है जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग रेड होता है। इसके अंदर ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है विच इज कॉन्जुगेटेड विद हीम। ये हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हो गया बेटा हीम और एक हो गया ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन होता है और हीम का मींस आयरन होता है। हीम मॉलिक्यूल्स कंटेंस 4 पायरोल रिंग विद आयरन इन द सेंटर। हीम के अंदर क्या होता है बेटा? 4 पायरोल रिंग होती है, 4 रिंग होती है, पायरोल रिंग 1 2 3 और 4। इसके बीचों बीच ये क्या पाया जाता है? हीम, HAEM, हीम। और ये क्या होती है बेटा? 4 पायरोल रिंग। समझ में आया बेटा? हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ बॉडी इज अबाउट 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन की मींस बेटा हीमोग्लोबिन का HB कितना होना चाहिए? 15 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। समझ में आया बेटा? जब हम हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, या दूसरे शब्दों में एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। उसके बाद एज ए सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जब हमारा हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है तो हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रॉय के कारण क्या निकलता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन निकलता है, जो कि बिलिरुबिन का लेवल, अब कई बार बोलते हैं ना जॉइंडिस मींस सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल है तो हम ठीक है, ज्यादा बढ़ रहा है मींस गांवों के अंदर बोलते हैं ना खून का पानी बन रहा है। उसका कहने का मतलब क्या है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन चल रहा है। चल काट 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 काट, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन चल रहा है। तो बिलिरुबिन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। समझ में आया बहन जी? हीमोलाइसिस is the escape of hemoglobin for or RBC in the blood. This is caused by hypotonic condition, certain drug and toxics. कई ड्रग्स भी ऐसी आती है, कई टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे आते हैं जो कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी कर देते हैं।
ठीक है बेटा। अब जब हमारा ये आरबीसी में को पढ़ने के बाद अब हम डिस्कशन करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बेने भैया ने बोला डब्ल्यूबीसी। जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी ऑलरेडी मैंने बोला व्हाइट ब्लड सेल्स, दूसरे शब्दों में इनको ल्यूकोसाइट्स बोला, ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये आरबीसी से बड़ी साइज होती है, संख्या इनकी कम होती है। नॉर्मली जो डब्ल्यूबीसी 8000 पर क्यूबिक mm होती है। ठीक है बेटा। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डब्ल्यूबीसी का, तो क्लासिफिकेशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, GRANULO ग्रेन्युलोसाइट्स, और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है एग्रेन्युलोसाइट्स। समझ में आया बेटा? ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जो तीन तरीके की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है बेटा, ये तीन तरीके की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये समझ में आई बेटा? और जो एग्रेन्युलोसाइट्स होती है बेटा, ये दो तरीके की होती है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। बेटा आप चीजों को ऐसे ऐसे डायग्रामेटिकली समझेंगे ना तो बहुत मजेदार और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि भैया डब्ल्यूबीसी 8000 पर क्यूबिक mm होती है, जिसके अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स दो तरीके की होती हैं, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल इज द टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आर द टाइप ऑफ एग्रेन्युलोसाइट्स। समझ में आया? अब बेटा हम डिस्कशन करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स, ग्रेन्युलोसाइट्स के ऊपर। ग्रेन्युलोसाइट्स मींस ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने। इसके डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको बोला जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स। बेटा साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये जैसे पूरी सेल है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है पूरी में, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। समझ में आया मेरे बच्चे? इस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, दाने दाने से पाए जाते हैं पूरे, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। दे हैव ए न्यूक्लियस विच कंटेन्स 2 और मोर लोब्स। इसका कहने का मतलब क्या बेटा, ये समझ में आया? इसका कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि इसने बोला है कि इसके अंदर न्यूक्लियस तो पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस के 2 लोब भी हो सकते हैं और कई बार 3 लोब भी हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब समझ में आ गया कि भैया डब्ल्यूबीसी के जो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर 2 लोब भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट्स को जब डिवाइड किया गया तो सबसे पहले आया न्यूट्रोफिल्स, जिसको हम दूसरे वर्ड में पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं, POLYMORPHS, पॉलीमॉर्फ्स। बेटा यदि इस ब्लड के सिस्टम को ऐसे पढ़ लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं जीवन भर आपको याद रहेगा, ये भूलोगे नहीं, इश्क हो जाएगा तुम्हें ब्लड से। पर करिश तुमने तो किसी से इश्क नहीं किया, तो इससे कहां होगा? पॉलीमॉर्फ्स न्यूट्रोफिल्स की जब हम बात करते हैं, ये ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है विच स्टेन्स विद न्यूट्रल डाइज, जिसको हम न्यूट्रल मींस नॉर्मल डाई से भी स्टेन कर सकते हैं। बेटा स्टेन का मतलब क्या है? कलर आ जाना। जैसे व्हाइट कपड़े में वो नील दे देते हैं ना, नीले कलर का वो डाल देते तो चमकदार हो जाता है, वो नीला कपड़ों के अंदर रह जाता है। ऐसे ही नॉर्मल यदि डाई हम डालेंगे तो न्यूट्रोफिल चमक जाएगी, नॉर्मल डाई पे भी। देयर न्यूक्लियस कंटेंट 2 to 5 लोब्स। अब भैया न्यूट्रोफिल के अंदर कितने लोब्स होते हैं? 2 से 5 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के। समझ में आ गए कैसे लोब होते हैं? न्यूट्रोफिल्स अकर 65 to 70% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। ये सोचो मेरे बच्चे
कि हमने भैया ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर डिस्कशन किया, न्यूट्रोफिल्स के अंदर। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं। पॉली मींस संख्या में ज्यादा, न्यूक्लियस मींस ये जो न्यूक्लियस है 2 से 5 संख्या में हो सकते हैं। ये हमारे डब्ल्यूबीसी के 65 से 70% में पाए जाते हैं। ये नॉर्मल डाई में भी रंग जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं। ये चीज समझ में आई। अब मैं इसको कर दूं, रब कर दूं इसको, क्योंकि जगह बचेगी और हमें और आनंद आएगा। जब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, बेटा तुम तो जितने भी आनंद ले रहे हो ना, सबकी फीस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आनंद तुम ज्यादा ले रहे हो। आनंद तो मैं ज्यादा लूंगा ना। गुरी भाई कट्टा लेके नहीं आया है, मैं ऑन यूट्यूब पे बोल रहा हूं लोरी का। हाँ चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ बेटे, नेक्स्ट आ जाओ। इयोसिनोफिल्स। जब हम इयोसिनोफिल्स की बात करते बेटा, इस इयोसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसिडोफिल्स। These cells are slightly larger than the neutrophils. ये न्यूट्रोफिल्स से साइज में बड़ी होती है। ग्रेन्यूल्स आर कोर्स एंड क्लोजली पैक्ड। इसके जो ग्रेन्यूल्स है क्लोजली एक दूसरे से अटैच होते हैं। These granules take up acid stain. ये एसिडोफिल्स मींस एसिड से, यदि आप एसिड डाई से स्टेन करोगे तो ये स्टेनिंग लेंगे। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं। बस 2 लोब का मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर ऐसे 2 लोब पाए जाएंगे बस। और न्यूट्रोफिल के अंदर 2 से 5 लोब पाए जाते हैं। नॉर्मल इयोसिनोफिल काउंट जो होता है बेटा 2 to 4% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी होता है। 2 से 4% जो डब्ल्यूबीसी, तो भैया 65 से 70% तो न्यूट्रोफिल्स हो गए, 2 से 4% हो गए ये। अब आता है हमारा बेसोफिल्स। इन बेसोफिल्स को बेटा हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। इन बेसोफिल्स को क्या बोलते हैं हम? मास्ट सेल्स। ये बेसोफिल्स के अंदर कोर्स ग्रेन्यूल्स, ज्यादा छितरे हुए ग्रेन्यूल्स मींस थोड़े से दूर दूर पाए जाते हैं ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप से तो ग्रेन्यूल्स तो पाए जाएंगे। बट दीज ग्रेन्यूल्स स्टेन ब्लू विद बेसिक डाइज। मींस जो हमारा पहले वाला जो हमने पढ़ा था एसिडोफिलस, वो तो एसिड से स्टेनिंग होता था। ये हमारा बेस से स्टेनिंग होंगे, ब्लू कलर का होगा या बेस से स्टेनिंग होंगे। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है, बीन शेप का, किडनी शेप का होता है और लोब्यूलेटेड होता है। बेसोफिल्स के अंदर हिपेरिन, हिस्टामिन एंड 5 हाइड्रोक्सिट्रिप्टेमाइन पाया जाता है। इन बेसोफिल्स के अंदर क्या क्या पाया जाएगा बेटा, ये याद रख लेना। हिपेरिन पाया जाता है बेसोफिल्स के अंदर। हिपेरिन के बाद में हिस्टामिन पाया जाता है। हिस्टामिन एंटी एलर्जिक होता है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। और 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टेमाइन, 5HT, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टेमाइन, ये तीनों हमारे बेसोफिल्स में पाए जाते हैं। ये बेसोफिल्स हमारे टोटल डब्ल्यूबीसी के 0.5% होते हैं। ये जो बेसोफिल्स हमारे टोटल डब्ल्यूबीसी के 0.5% होते हैं। जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो जब आपको डायग्राम दिखाएंगे तो आप ये डायग्राम देख लीजिए कि ग्रेन्युलोसाइट्स, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखनी है। सबसे पहले तो हमारा न्यूट्रोफिल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस 2 से 5 के लोब में पाया जाता है। उसके बाद एसिडोफिलस, इयोसिनोफिल्स बोलते हैं जिसको। नॉर्मली इन्फेक्शन के दौरान इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। जैसे किसी को जुकाम हो गई तो इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। दूसरा होता है बेसोफिल्स। ये बेसोफिल्स स्टेन होता है बेसिक डाइज से, जो नॉर्मली 0.5% हमारे टोटल डब्ल्यूबीसीज की पाई जाती है। ये आपको जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, इस डायग्राम को जैसे नाग, सपेरा, सापन, सांप अपनी आंखों में फोटो खींच लेता है, ऐसे तुम सब लोग अपनी आंखों में फोटो खींच लो।
और फोटो खींचने का मतलब ये नहीं है सांप बाद में यूज करता है ना उसको, कहां मिलेगा डसूंगा, तो तुम्हें डसना नहीं है। तुम्हें एग्जाम में पूछे तो लिख देना है और मैं पूछूं तो मुझे बता देना है, यही काम करना है तुम्हें बस, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपके, ये चीज समझ में आई, तो ये चीज समझो। कोई बीन नहीं बजाएगा, मेरा नाम ले देना बीन बंद हो जाएगी। टोटका है मेरा नाम का। नेक्स्ट आता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तुम पढ़ लो भाई साहब, तुम्हारी बारात की तैयारी इनसे पहले होनी है। हाँ, इनके तो मजे चल भी जाएंगे, तुम्हारे मजे नहीं चलेंगे। नेक्स्ट आता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स मींस इसके साइटोप्लाज्म में खुशी बहन जी ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते, इसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। व्हाट दे हैव ए सिंगल न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सिंगल पाया जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर। विच इज नॉट लोब्ड, कोई लोब नहीं होता क्योंकि सिंगल पाया जाएगा तो सिंगल रहेगा। चला जाओ या बैठ जाओ भाई, हिलो तो मत। ए ग्रेन्युलोसाइट्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब जब लिम्फोसाइट्स को भी डिवाइड करेंगे तो हमारी किताब वाला तो और ब्रिलियंट निकला। इसने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक स्मॉल और दूसरा लार्ज। स्मॉल लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं बेटा, दे अकर टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द टोटल WBC। दे अकर टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल WBC का ये कितनी परसेंट होती है, 25%। ठीक है बेटे। दे आर स्मॉलर इन साइज विद ए न्यूक्लियस ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट द होल ऑफ द सेल, सो द साइटोप्लाज्म इज लेस। इसका कहने का मतलब ये भैया कि जो ये सेल है ना, इसके अंदर ये न्यूक्लियस ही क्या करेगा, पूरी सेल की जगह घेर लेता है, तो जो साइटोप्लाज्म है ये सही क्वांटिटी में कम पाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स। लार्ज लिम्फोसाइट्स, स्मॉल से जो साइज में बड़ी होती है उसको लार्ज लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है भैया, जो ये न्यूक्लियस है थोड़ा छोटा पाया जाएगा तो साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। तो भैया जिसमें साइटोप्लाज्म कम होता है उस लिम्फोसाइट को स्मॉल लिम्फोसाइट बोलते हैं, और जिनके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है उसको लार्ज लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो समझ में आई। अब हमारा बच जाता है मोनोसाइट। ये मोनोसाइट दे आर द लार्जेस्ट WBCs। ये लार्जेस्ट WBCs होती है, 2 to 4% ऑफ WBCs की पाई जाती है। ठीक है बेटा। दे कंटेन एन इसेंट्रिक न्यूक्लियस। इसेंट्रिक न्यूक्लियस मींस गोलाकार नहीं, अव्यवस्थित तरीके से। इसेंट्रिक मींस अंडाकार तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है। विच इज नोज्ड विद द इनर साइड मींस ये जो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर क्या करेंगे, न्यूक्लियस यहां पाया जाएगा। ये हो गया इसेंट्रिक न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसेंट्रिक न्यूक्लियस। ये चीज समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं हम, इसेंट्रिक न्यूक्लियस मींस जो हमारा न्यूक्लियस सेल के कोने में पाया जाता है उसको इसेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं। ये चीज समझ में आई। अब जब हम बात करते हैं बेटा WBC के फंक्शंस के बारे में कि WBC क्या फंक्शन करती है, तो जब हम WBC के फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इंफेक्शन से प्रिवेंट करती है हमारी WBC। और न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स ये क्या करती है, बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेती है। मींस बाहर का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट होने की कोशिश करता है तो ये उस बैक्टीरिया को इंगल्फ मींस निगल जाती है। निगल जाने के बाद में फैगोसाइटोसिस एक प्रोसीजर होता है बेटा, मैं उस शब्द को समझा देता हूं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है बेटा, किसी सेल को, मैंने बहुत बार बोला है, फैगोसाइटोसिस मींस ये एक सेल है, इस सेल के पास ये बाहर का जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है इसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन ऑर्गेनिज्म मींस फॉरेनर। बाहर से आने वाला कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है
तो ये हमारी सेल इसे एंगल्फ कर लेगी, मींस निगल लेगी। निगलने के बाद में इसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगी, तोड़ेगी, फोड़ेगी, फिर इसका डाइजेशन कर देगी और डाइजेशन करके इसको एब्जॉर्ब कर देगी और एब्जॉर्ब करके सुबह फीकल के तरीके से बाहर निकाल देगी। इस पूरे प्रोसीजर को फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई भी बाहर का कीटाणु आपके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो इस प्रोसीजर के थ्रू वो बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये क्या करेगा कि ये डायरेक्ट आपके बॉडी के अंदर घुसेगा और आपकी बॉडी उसे एंगल्फ और डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगी, डायरेक्ट वो आपको इन्फेक्टेड कर देगा। तो फैगोसाइटोसिस मींस जो हमारी न्यूट्रोफिल्स और जो बेसोफिल्स हैं वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसीजर करते, इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये लिख लेना, समझ लेना। दूसरा, हमारी डब्ल्यूबीसी जो हमारी सेल्स के अंदर इंजुरी हो जाती है उसको रिपेयर करती है। नेक्स्ट, इम्यून सब्सटेंस, हमारी डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी डेवलप करती है अगेंस्ट द डिजीज, जैसे लिम्फोसाइट्स गामा ग्लोबुलिन के सिंथेसिस के थ्रू हमारा डेवलप करती है इम्यूनिटी को। नेक्स्ट, जैसे बेसोफिल्स, आपको मैंने बताया ना बेटा, बेसोफिल्स जो है हमारी, बेसोफिल्स कौन सी, डब्ल्यूबीसी के जब हम क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे थे तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर बेसोफिल्स पाई जाती है जिनको मास्ट सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करती है, हेपेरिन, हिस्टामिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का सीक्रेशन करती है। तो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, यदि खून का थक्का जम रहा है तो मींस नेचुरली हमारे अंदर हेपेरिन पाया जाता है जो कि ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। हिस्टामिन एंटी एलर्जिक है। ये चीज समझ में आई बेटा? ये हमारे फंक्शंस हुए डब्ल्यूबीसी के बारे में, ये समझ में आ गया आपको? क्या क्या समझ में आया बेटा? कि ये लिम्फोसाइट्स सिंथेसिस ऑफ गामा ग्लोबुलिन करते हैं, एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, ये हमारे बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, इन्फेक्शन से बचाती है, इम्यून सब्सटेंस इम्यूनिटी डेवलप करती है। ये हमारे सारे फंक्शंस हुए बेटा डब्ल्यूबीसी के। अब हम डिस्कशन करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है बेटा? तो प्लेटलेट्स की जब बात करते हैं हम, प्लेटलेट्स हमारी राउंड ओवल शेप की होती हैं। प्लेटलेट्स को दूसरे नाम से हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं हम प्लेटलेट्स को। ये प्लेटलेट्स राउंड और ओवल शेप की होती है और बाइकॉनकेव, जैसे आरबीसी हमारी राउंड, ओवल और बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्या होती है बेटा? जिसमें दोनों तरफ से कोने निकले होते हैं उसको बोलते हैं बाइकॉनकेव इन शेप। दे आर रफली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ ए आरबीसी। ये हमारी आरबीसी जितनी बड़ी होती है उसकी 1/4 साइज की, 1/4 साइज ऑफ आरबीसी, 1/4 साइज ऑफ आरबीसी मींस आरबीसी का चौथाई हिस्से की साइज होती है इसकी। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है बेटा 2 to 5 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है, लाख पर क्यूबिक एमएम। ये हमारे नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट होता है। बेटा आप कहीं भी ड्यूटी करें आपको नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए कि कितना नॉर्मल काउंट होता है। तो 2 to 5 पर क्यूबिक एमएम होता है। प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो हमने जो ये ब्लड सेल्स देखी तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बट साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। ये जो हमारी बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स पाई जाती है उनके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है, जिनको हम जाइंट सेल्स भी बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? जाइंट सेल्स, मेगा कैरियोसाइट्स। ये जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स मींस जाइंट सेल्स के द्वारा फॉर्मेशन होती है, सिंथेसाइज्ड होती है। ये समझ में आया बेटा? जब हम बात करते हैं नॉर्मली फंक्शंस ऑफ द प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत जरूरी है। प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी है। दे क्लोज माइन्यूट लीजन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स
ये हमारे कहीं पर लीजन, कहीं घाव पाए जाते हैं, वहां पर जो ब्लड वेसल, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, उनकी वॉल पर ये प्लेटलेट्स पाई जाती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होती है। ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कंटेंट हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, हमारा प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है, दे कंटेंट हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। बेटा ये याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर। मैंने आज जो पढ़ाया ना आपको, ये कंटेंट बहुत बार पूछे जाते हैं कि हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन कहां पाया जाता है, प्लेटलेट्स के अंदर। ये एंटीजेनिक सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं, एंटीजेंस पाए जाते हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्लेटलेट्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया मींस डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। इसको या थ्रोम्बोसाइट्स बोल दो बेटा, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब हम एक नॉर्मल वैल्यूज और पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। जब हम नॉर्मल वैल्यूज की जब हम बात करते कि नॉर्मल वैल्यूज कौन कौन सी पाई जाती है, तो मैं आपको लिखाने की बजाय ये हमारे नॉर्मल वैल्यूज का जो लिखा हुआ है ये आपको याद करना है, जिसको आप पूरी ये टेबल, इस टेबल को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप जहां भी एज ए मेडिकल प्रोफेशनल काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्लड सेल्स के कितने नंबर्स है, एचबी लेवल कितना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये नहीं पता होता कि कितनी नॉर्मल वैल्यूज है और कैसी और कितना मेंटेन करना है। तो एज ए मेडिकल प्रोफेशनल ये आपको याद करना है और ये आपको मेमोराइज करना है, और इन नॉर्मल वैल्यूज को आपको लिख के, बेटा करना क्या, इनको एक पन्ने पे लिख के, पेपर पे लिख के अपने पास रख लेना है, और जब भी आप चलते फिरते जाएं इन वैल्यूज को याद करना है। मैं एक बार बोल देता हूं, नॉर्मल जो आरबीसी है वो 4.5 टू 5.5 मिलियन होती है, एवरेज वैल्यू 5 मिलियन है। डब्ल्यूबीसी 6000 टू 10,000 होती है, एवरेज 8,000 होता है। ग्रेन्युलोसाइट 60 टू 70%, एवरेज 66% होता है। इओसिनोफिल्स 1 टू 2% होती है, एवरेज 1% होता है। बेसोफिल्स 0.5 टू 2% होती है, एवरेज 1% होता है। लिम्फोसाइट्स लार्ज एंड स्मॉल 20 टू 30% होता है, एवरेज 25% होता है। मोनोसाइट्स 4 टू 8% होती है, एवरेज 5% होता है। प्लेटलेट्स 2 टू 5 लाख होती है, लैक्स होती है, एवरेज 3.5 लाख होती है। ये नॉर्मल वैल्यूज आपको याद करनी है, और याद करने के बाद आपको आपके माइंड के अंदर बिठा लेना है। बाकी की और हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। थैंक यू सो मच।